नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी, यानी कि हिंदी की अभी हमारी यात्रा चल रही है दिगंत भाग 2 की। और इसमें हमने गद्य को कर लिया है, मैं बार बार बताती हूँ आपको। और पद्य भाग में देखिए हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 आज शुरू करने वाले, यानी चैप्टर नंबर 7 तक, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पुत्र वियोग को हमने पढ़ लिया है। उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर भी पढ़ लिए हैं। और आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8, जो लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा, और एक कविता के रूप में है, यानी कि पद्य के रूप में है। और जिस कविता का नाम है उषा। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन उसका जो भाव है ना वो बहुत बड़ा है। आप उससे जब समझ जाएंगे कि भाव क्या है, यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं, तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है उषा क्या है। तो उषा के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। उससे पहले आज हम लेक्चर नंबर 1 के रूप में पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, और उनकी कविता लिखी गई है उषा, उस कविता का कुछ परिचय पढ़ेंगे कि किस तरह की कविता है, इस कविता में क्या वर्णन किया है, कवि ने क्या बताने का प्रयत्न किया है। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो जन्म की बात करें तो जन्म देखिए कब हुआ था, 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी में। 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। निधन की बात करें तो 1993 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। यहाँ आएगा ईस्वी, ठीक है, यानी कि जन्म हुआ था उनका 13 जनवरी 1911 में, निधन हुआ था 1993 ईस्वी में। और जन्म स्थान की बात करते हैं तो देहरादून उत्तराखंड, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। लेकिन पहले ये जब कहाँ, देखिए जब उत्तराखंड तो बाद में बना है, सन 2000 में उत्तराखंड को बनाया गया है, लेकिन उससे पहले उनका जन्म हुआ तो पहले ये उत्तर प्रदेश में था। तो अगर आपके लिए पहले की बात आती है, पहले पूछा जाता है, तो आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। और बाद की, अब की बात आती है, यानी कि सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया कि जीवन परिचय बताइए, तो आपको उत्तराखंड ही लिखना है, ठीक है। माता पिता देखिए, प्रभुदेई एवं तारीफ सिंह कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे ये। तो इनको ये जो कला है, ये जो साहित्य जगत में लिखने की जो कला है या लेखन साहित्य की गुण जो उनको मिले हैं, ये इनके आनुवंशिक गुण है, क्योंकि उनके पिता भी कौन थे, साहित्य प्रेमी थे। शिक्षा की बात करते हैं, 1928 में हाई स्कूल पास किया और 1931 में इंटर। 1933 में बीए इलाहाबाद से किया उन्होंने, और 1938 में एमए किया पूर्वार्ध, यानी कि प्रीवियस, एमए पूर्वार्ध बोलते हैं प्रीवियस को। अंग्रेजी आगे पढ़ाई न चल सकी, यानी कि अंग्रेजी में किया। ये जो एमए प्रीवियस किया है वो इंग्लिश में किया उन्होंने, उसके बाद में आगे पढ़ाई नहीं हो सकी, उन्होंने छोड़ दी। पारिवारिक जीवन कैसा था, 1929 में धर्म देवी से विवाह किया। किन से विवाह किया, धर्म देवी, यानी कि उनकी पत्नी कौन थी, धर्म देवी। 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई। 1929 में उनका विवाह हुआ था। तो 30, 31, 32 और 33 मुश्किल से 4 वर्ष उनका वैवाहिक जीवन रहा। उसके बाद 1933 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर परिवार विहीन अनिश्चित जीवन हो गया, मतलब परिवार अगर है ही नहीं तो जो मनुष्य है वो भटका भटका सा रहता है, उनका जो जीवन है वो कैसा हो गया, अनिश्चित सा। वृत्ति की बात करते हैं तो रूपम, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ और मनोहर कहानियों के संपादन कार्य से जुड़े रहे। उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया 1981 से 1985 तक के बीच में। और प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष भी बन गए, ठीक है। कौन, शमशेर बहादुर सिंह जी। लेकिन देखिए, जब भी बच्चों आप कई बार कमेंट्स करते हैं, कई बार डाउट्स भी आप सेंड करते हैं, तो उसमें ये आता है कि मैम जीवन परिचय कैसे लिखा जाए, क्या आप पढ़ाते हो वो सारा लिख देंगे। तो मैं तो इस तरह से पढ़ाती हूँ जो आपके बुक में दिया गया सभी कुछ, लेकिन आपको कैसे लिखना है कि जब सबसे पहले देखिए आपको क्या लिखना है। यहाँ पर बात करते हैं जन्म की, कि सबसे पहले आपको उनका जन्म बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1993 ईस्वी में। उसके बाद में जन्म स्थान 13 जनवरी 1911 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और 1993 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। माता पिता उनके थे प्रभुदेई और
प्रभुदेई उनकी माता थी और तारीफ सिंह उनके पिता थे, इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद आएगा देखिए कि उनकी शिक्षा हाई स्कूल की, उन्होंने बीए किया। उन्होंने, अगर आपको सन याद रहते तो बहुत अच्छी बात है और नहीं रहते तो कोई बात नहीं, 1928 ईस्वी से लेके 1938 ईस्वी तक 10 वर्ष की अवस्था तक, 10 वर्षों के बीच में उन्होंने हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए प्रीवियस तक की, एमए पूर्वार्ध तक की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और एमए पूर्वार्ध अंग्रेजी में करने के बाद उन्होंने शिक्षा छोड़ दी थी, यानी कि उनकी शिक्षा आगे नहीं चल सकी। पारिवारिक जीवन में धर्मदेवी से 1929 में उनका विवाह हुआ और 1933 में असामयिक निधन के बाद में उनका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं कि रूपाम, अब उनकी कृतियां आती है, यहाँ पर उनकी कृतियों की बात होती है कि रूपाम कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियों के संपादन कार्य से जुड़े रहे। उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया 1981 से 1985 तक प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यात्रा की बात करते हैं तो उनकी एक प्रमुख यात्रा है 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की थी उन्होंने, इसलिए उस यात्रा का यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय नाम लिखा जाता है कि उनकी यात्रा कहाँ की थी, पूरे रूस, सोवियत रूस की उन्होंने यात्रा करी थी। कृतियों की बात करते हैं तो कृतियां देखिए बहुत सारी कृतियां होती है, अगर आपको उसमें से बहुत सारी याद नहीं होती है तो आप कुछ कुछ लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप बहुत अच्छी बात है अगर सभी याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत ही प्रतिभाशाली हो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, मेरे जैसे हो सकते हैं कि सभी कुछ याद नहीं रहता है, तो हम उसमें से थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, तो वो भी जीवन परिचय के अंदर ही आएगा, ठीक है। कृतियों की बात करें तो 1932 से 33 में लिखना शुरू किया। 1933 में उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और पत्नी की मृत्यु के कुछ समय पहले से ही उन्होंने लिखना शुरू किया था और ये लिखने की जो कला है उनको आनुवंशिक तौर पर मिली है। ये एक तरह से उनका गॉड गिफ्ट है, क्योंकि उनके पूर्वज के उनके पिताजी साहित्य प्रेमी थे, तो हो सकता है वे भी लिखते होंगे, तो ये जो प्रथा है उनके अंदर भी आ गई। 1932-33 में लिखना शुरू किया। दूसरा तार सप्तक कब हुआ था? 1951 में, जो अज्ञे जी के द्वारा शुरू किया गया था। कुछ कविताएं 1949 में, कुछ और कविताएं 1961 में। बिका भी नहीं हूं मैं, ये बुका नहीं आएगा, बिका भी नहीं हूं मैं 1975 में। इतने पास अपने 1980, उदिता 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होई है मेरी, होड़ है मेरी, यहां पर आएगा होड़, काल तुझसे होड़ है मेरी 1982, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश, ये गजलें हैं और प्रतिनिधि कविताएं हैं उनकी, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। सभी कविताएं, डायरी, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी फुटकर रूप में प्रकाशित हुई है, यानी उन्होंने डायरी भी लिखी है, अलग अलग प्रकार के निबंध भी लिखे हैं और कुछ फुटकर रचनाएं भी लिखी है और आलोचना भी लिखी है, यानी कि समीक्षक का कार्य भी किया उन्होंने, आलोचक का कार्य भी किया है। किन्होंने? शमशेर बहादुर सिंह जी ने। आगे चलते हैं। अज्ञे, नागार्जुन आदि के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा सप्तक में उदित हुए थे। अब देखिए, जो सप्तक, तार सप्तक का प्रादुर्भाव हुआ है वो अज्ञे की प्रयोगवादी कविता के माध्यम से हुआ है और इसी के पक्षधर थे शमशेर बहादुर सिंह, जिन्होंने नए नए प्रयोग के माध्यम से प्रकृति का प्रयोग किया। उन्होंने प्रकृति को सहचर्य के रूप में, प्रकृति चित्रण के रूप में, प्रकृति को बिंबों और रूपकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये सारी चीजें प्रयोगवादी कवियों को प्रयोगवादी कवियों की विशेषताएं थी। तो उनमें से ही एक अज्ञे जी के समकालीन, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह जी भी है, जिन्होंने दूसरा तार सप्तक, क्या कहेंगे हम यहाँ पर कि दूसरा तार सप्तक में उदित हुए थे। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। पहले प्रथम तार सप्तक में ये उदित नहीं हुए थे, जब दूसरा तार सप्तक संपादित हुआ उसमें इनकी कविताओं को प्रकाशित किया गया। 20वीं शती के उत्तरार्ध में सतत प्रयोग धर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में उन्होंने व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की। जब 20वीं शताब्दी उतरने को थी, यानी 21वीं शताब्दी लगने को थी, जब क्या हुआ कि एक सतत प्रयोग धर्मी, अब प्रयोगवादी जो कवि थे वो कौन से थे? प्रयोग धर्मी, नए नए प्रयोग कर रहे थे प्रकृति को लेकर। अब उनकी जो उषा नामक कविता उसमें कैसा
प्रयोग है, आप खुद चौंक जाएंगे कि हमने तो इस तरह की उषा कभी देखी नहीं थी। नहीं, तो ऐसे नए नए प्रयोग करके उन्होंने अपनी व्यापक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित किए बनाई है। उन्होंने लिखना 30 के दशक में ही शुरू कर दिया था, किंतु आजीविका, आवास और पारिवारिक जीवन आदि के अनिश्चय अभाव तथा प्रकाशन को लेकर उदासीनता भरे विशिष्ट स्वभाव के कारण उनकी कविताएं पुस्तकार शती के उत्तरार्ध में ही आनी शुरू हुई थी। आगे देखिए कि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के विशिष्ट प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। शमशेर बहादुर सिंह जी हिंदी साहित्य जगत में अपना बहुत ही उल्लेखनीय स्थान रखते हैं और हिंदी साहित्य जगत में विशिष्ट और प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। विशिष्टता उनके लेखन में कवि और काव्य के स्वभाव और आग्रह के कारण निरूपित हुई है। ये जो विशिष्टता है, अलग विशिष्टता क्या होती है, कोई विशेष प्रकार का कार्य करना। तो शमशेर बहादुर सिंह ने ऐसे ही विशेष प्रकार के कार्य किए हैं। उनके काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत छोटी छोटी कविताएं नजर आती है, लेकिन उनके भाव बहुत बड़े बड़े हैं। वो जो बताना चाहते हैं वो बहुत बड़ा कुछ बताना चाहते हैं, तो उस बड़े कुछ बताने के कारण वो प्रतिष्ठित हो गए हैं, बहुत विशेष उनकी पहचान है। वे कवि और शायर एक साथ थे। स्वच्छंदतावाद का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्रता अपने मन में बनाए रखना, स्वच्छंद रूप से नहीं। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता, वस्तुवादी यथार्थवाद और कलावादी रूपवाद एवं इन सबका एक ऐसा विलक्षण घोल उन्होंने अपनी सृजनात्मकता में तैयार किया है जिसमें इन सबकी सीमाएं नहीं है। शक्ति सक्रिय और मुखरित हुई है। देखिए क्या कहा है कि स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद का मतलब होता है किसी नियम कानून को न बांधकर स्वच्छंद रूप से लिखना, ठीक है। प्रगतिवाद कि आप इस संसार में, ये संसार है, ये साहित्य जगत में प्रगति कर रहा है, तो उसी निरंतरता को बनाए रखना, कि परिवर्तन के साथ उन्होंने कविताओं का निर्माण किया है। प्रयोगवाद, नए नए प्रयोग किए हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में नए नए प्रयोग किए हैं। और नई कविता, ये जो नई कविता की लहर चली है उसको भी उन्होंने अपने काव्य में समावेश किया है। तथा वस्तुवादी और यथार्थवाद, सच को प्रकट करा है, यथार्थ को, कोई ऐसा झूठा दिखावा नहीं किया है, बिल्कुल उस यथार्थ को प्रकट किया है जो उस समय हुआ है। और कलावादी, बिल्कुल कलावादी, कलाकार नजर आते हैं कि ऐसा कोई, ऐसे काव्य की रचना तो कोई कलाकार ही कर सकता है। अगर कोई कलाकार है तभी वो बता सकता है कि यहाँ क्या हुआ है, वहाँ क्या हुआ, ऐसा, ठीक है, उसको कहते हैं कलावाद और रूपवाद। इन सबका एक ऐसा, इन सबका घोल है जिसके अंदर स्वच्छंदतावाद भी है, प्रगतिवाद भी है, प्रयोगवाद भी है, और नई कविता का रूप भी है, और वस्तुवादिता भी है, यथार्थवाद भी है, कलावाद भी है, रूपवाद भी है। ये सारी चीजें एक ही कवि के अंदर आ गई है। आप देखिए, इसलिए उनको विलक्षण क्षमता वाले कवि कहा जाता है। किनको? शमशेर बहादुर सिंह को, क्योंकि उनके अंदर ये सारी चीजें, सारे गुण समाविष्ट हो गए हैं जिसमें इन सबकी सीमाएं नहीं, शक्ति सक्रिय और मुखरित हुई है। सीमाएं ही नहीं, मतलब कोई ऐसी बंदिश नहीं है। उनकी शक्ति और जितना भी उनका शक्ति पुंज था वो सारा सक्रिय रूप से वहाँ मुखरित हुआ है, वहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए, हिंदी और उर्दू को तथा इनकी कविता शैलियों और संस्कृतियों को उन्होंने एक माना ही नहीं, जाना और अनुभव भी किया है। कवि के लिए दोनों दो नहीं, एक है। इसी रूप में शमशेर के यहाँ उनकी अभिव्यक्ति भी होती है। भेद है सिर्फ शैली का, ऊपरी भीतरी एकता अखंड और अक्षुण्ण है। उर्दू काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य की विरासत को उन्होंने मिजाज, रंग, स्वर, लय और भंगिमाओं के साथ अपनी खास संवेदना और कल्पनाशीलता के सहारे अपने ढंग से आत्मसात किया है। उनके समकालीन जहां छायावाद से खुद को विलगाने वाले और अलग थलग विशिष्ट दिखने के प्रति आग्रहशील रहे, कहीं शमशेर ने एक ही संधान में निराला और पंत दोनों को साधा है। जहां देखिए एक बात बताई गई है, ये आप एक साहित्य परिचय में ले सकते हैं कि उनका साहित्य का परिचय क्या है, किस प्रकार की रचना की है, किस प्रकार के उनके साहित्य में विशेषता है, क्या क्या प्रवृत्तियां थी, किन किन वादों को लिया है, किन किन प्रयोगों के माध्यम से, किन किन बिंबों के माध्यम से ये साहित्य परिचय होता है। अब देखिए उन्होंने यहाँ क्या बताया है कि यहाँ बता रहे कि शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपने काव्य में जिन विशेषताओं को लिया है, जिन चीजों को लिया है, जिन रूपों को लिया है, जिन समय को लिया है, वो समय जब छायावाद की बात करते हैं तो छायावाद में जहाँ पंत और निराला दोनों अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं, वहीं शमशेर बहादुर सिंह जी ने इन दोनों को एक करके प्रस्तुत कर दिया है।
तो ये तो एक विलक्षणता है ही ना। कोई बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है, ये प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ही ऐसा कुछ कर सकता है। तो छायावाद से खुद को विलगाने और अलग थलग, उन्होंने छायावाद से खुद को अलग नहीं किया, भले ही वो प्रयोगवाद के पक्षधर थे। प्रगतिवाद और उस प्रगतिवाद के पहले छायावाद था, लेकिन उन्होंने छायावाद से अलग नहीं हुए पूरी तरह से, बल्कि विशिष्ट दिखने के प्रति आग्रहशील रहे। उसमें अलग दिखना चाहते थे, वे कुछ अलग करना चाहते थे। शमशेर ने एक ही संदान में, यानी कि एक ही तरीके में, एक ही विचार को प्रस्तुत करने में निराला और पंत दोनों को साथ दिया। कि निराला और पंत ने जो भी बात बताई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बताया है कि जब उन्होंने नौका विहार कविता थी, उस नौका विहार के माध्यम से उन्होंने प्रकृति का चरित्र चित्रण किया था। और यहाँ पर ये जयशंकर प्रसाद निराला जी ने उन्होंने अलग बताया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक ही संदान में, यानी कि एक ही कविताओं, एक तरह के विचारों में उन्होंने इसको प्रस्तुत कर दिया है। आगे देखिए कि कविता, चित्र, संगीत, नाटक, नृत्य, मूर्ति आदि विविध कलाओं के सर्जनात्मक प्रभाव उन्होंने अपनी कविता की स्वायत्त जमीन और शर्तों पर ग्रहण किए। स्थानीय और सार्वभौम, क्षणिक और सनातन, जटिल और सरल, ठोस और वायवी, मूर्त और अमूर्त। देखिए कौन कौन से उन्होंने यहाँ पर पेयर बनाए हैं, यानी कि कौन कौन से युग्मों को उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी कविताओं की स्वायत्त जमीन और शर्तों पर ग्रहण किया है। स्थानीय और सार्वभौम, यानी कि एक केंद्र को भी बताया है और उसके सार्वभौमिक यानी पूरे रूप को भी बताया है। ठीक है। क्षणिक और सनातन, कुछ समय के लिए और बहुत लंबे समय के लिए, दोनों चीजों को बताया है। जटिल और सरल, कठिन और आसान, दोनों को बताया है। ठोस और वायवी, कि एक ठोस वस्तु को भी बताया है, ठोस तत्व को भी बताया है, और वायु में न दिखने वाले, घुल मिलने वाले तत्व को भी बताया है उन्होंने। मूर्त और अमूर्त को भी बताया है। इंद्रिय और आध्यात्मिक, तमाम तरह के विरोधों को अपने विलक्षण वस्तु विधान और इंद्रिय संस्पर्श के साथ कल्पना प्रवण अनुभूति के रूप में डुबोकर एक सजीव, क्या कहेंगे यहाँ पर, सजीव संरचना में ढाल देते हैं। उनमें अद्भुत कला, संयम, संक्षिप्ति और सांकेतिकता है। क्या बताया है? अद्भुत कला, संयम और संक्षिप्तति, यानी कि छोटे रूप में बहुत ज़्यादा बताना, और सांकेतिकता, संकेत के माध्यम से। हम जो कविता पढ़ेंगे उषा बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन जब हम समझाने का प्रयत्न करेंगे ना एक एक लाइन को, आप देखना उसमें कितना समय लगता है, कितना विस्तार है। तो उन्होंने सूक्ष्मता और सांकेतिकता को, संक्षिप्तता, उन चीज़ों को यहाँ उन्होंने अपने काव्य में समाविष्ट किया है। आगे देखिए कि उनकी कविताएं एक अनिवार्य चुनौती की तरह दीप्तिपाती रहती है। ऐसी चुनौती जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो। वे कई पाठों में भी अक्सर निशेष होती है। उनमें कुछ चमकता रह जाता है तो कुछ अर्थपूर्ण सा प्रतीत होता है, कुछ तो चमकीला सा लगता है, और ऐसा पूरा अर्थ उसी में समाविष्ट हो गया है। ठीक है। प्राय उनके समकालीनों से लेकर अब तक के सभी महत्वपूर्ण आलोचकों और चिंतनशील सर्जकों ने उन पर अवश्य लिखा है और उनकी कविताओं को समझने समझाने की कोशिश की है, और वे कवियों के कवि कहे जाते हैं। कि इन्होंने जो लिखा है उसके ऊपर आप देखिए कि हम भी जीवन में जो भी काम करते हैं तो आलोचक आ जाते हैं ना, यानी कि हमारा अच्छा बुरा बताने के लिए, ये सही है या गलत है, कैसा है, तो वो आ जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाओं को लेकर भी कई समीक्षक और आलोचक आकर खड़े हो गए। वे समझ ही नहीं पाए कवियों के कवि ने क्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ऐसा क्या लिखा है तो किसके बारे में लिखा है, पहचान ही नहीं पाते थे। इसलिए आलोचना करना तो उनका काम है और वे आलोचना करते थे। आगे देखिए कि यहाँ उनकी प्रसिद्ध कविता उषा संकलित है, जिसमें उन्होंने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा यानी कुछ रूपकों के द्वारा प्रस्तुत किया है। यह चित्रण एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु का या दृश्य के मन और संवेदना पर पड़े प्रभावों का उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे चित्रण करता है। उषा में एक जादू है जिसमें विमुग्ध तल्लीन कवि दृष्टि उसके साथ साथ बढ़ती और उसे सजग इंद्रिय बोध और मानस में जब्त करती जाती है।
कविता का समापन इस जादू से गुजरते हुए बाहर निकल आने पर होता है कि उषा के साथ साथ क्रमशः चलती ये यात्रा एक संतृप्ति कर सौंदर्य यात्रा हो जाती है। अब देखिए, ये आपको थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है, इसमें थोड़ी आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब उषा किसे बोलते हैं? उषाकालीन समय को बोलते हैं। और उषाकालीन समय क्या होता है कि जब सूर्योदय होने वाला होता है, सूर्योदय काल की बात बताई है कि जब सूर्योदय होने वाला होता है उस समय पूरे प्रकृति में क्या जादू होता है। अचानक से क्या होता है कि जो अंधेरा अंधेरा छाया हुआ होता है, सूर्योदय होने के साथ साथ जो लालिमा आती है, वो लालिमा उस अंधेरे को थोड़ा थोड़ा रेड करती जाती है, लाल करती जाती है। और जैसे ही सूर्योदय हो जाता है वो सारा का सारा काला वातावरण अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है। तो ये एक जादू प्रकट करता है कि अचानक से कोई रहस्य हो गया है, कोई जादू सा हो गया। उषा का जादू सारी जगह पूरे वातावरण को जो काला हो चुका था उसको अचानक से लाल और चमकीला बना देता है। तो ऐसे ही कई उपमानों को, बिंबों को लेकर यहाँ कवि ने बताने का प्रयत्न किया है। और उषाकालीन समय के साथ उषाकालीन समय के रहस्य को बताने के लिए कवि ने ये जो बात बताई है कि इंद्रियों के द्वारा, अब ये हमारे इंद्रियों के द्वारा ही देखा जा सकता है। आप सुबह खड़े होकर उस उषाकालीन समय को देखना, आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही पहचान पाओगे कि उषा का समय कैसा है, उसकी सुंदरता क्या है। जादू कैसे टूटता है? जादू ये टूटता है कि हम रात के अंधेरे में अचानक से हमारे मन के अंदर जो पर्दा पड़ा हुआ है, अंधेरे रूप का कोई आवरण ढका हुआ है, उस आवरण में अचानक से कोई अच्छी बात हमारे मन में आ जाती है, हमारे मन में कोई सही विचार आ जाते हैं, तो जो भी काला अंधियारा था वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। एक तरह का जादू है। ऐसा ही जादू प्रकृति में होता है और यही यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो देखिए बच्चों, इसके साथ आज हमारा शमशेर बहादुर सिंह जी का परिचय पूरा हुआ है, जिसमें हमने उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें पढ़ी है, उनके साहित्य से जुड़ी हुई कुछ बातें पढ़ी है और उनकी कविता उषा का परिचय पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम फिर से हाजिर होते हैं लेक्चर नंबर 2 के रूप में, उषा कविता का भावार्थ लेकर, उसकी सब प्रसंग व्याख्या लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।